हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस क्लासेस। फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारी डेली करंट अफेयर की है। इस वीडियो में आप आज में जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बने हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। हम डेली 15 क्वेश्चन करते हैं और आज भी सेम टू सेम 15 ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आज के क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आज मुझको वीडियो बनाने में टाइम भी इसलिए लग गया है क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा डेटा कलेक्ट करना पड़ा आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। क्वेश्चन के साथ साथ जो जानकारी मैं आपको बोलता हुआ निकल जाता हूँ आप उसको भी लिख लिया कीजिए। अगर आपको लगता है मैं तेज लिख रहा हूँ तो आप स्पीड कम कर सकते हो। ठीक है, जो भी स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ वीडियो देखने से पहले लाइक कर दीजिए क्योंकि पसंद तो वीडियो आज आपको आने वाली है 100%। और साथ ही अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं अपनी 8 मई 2020 की करंट अफेयर। ठीक है, हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। विश्व 2020 में विश्व एथलेटिक्स डे कब मनाया जाता है? वर्ष 2020 में यह 7 मई को मनाया गया है। 7 मई 2020 को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया है। इस दिवस को प्रत्येक तारीख में बदल दिया जाता है, यानी कि यह दिवस प्रत्येक वर्ष बदल दिया जाता है। ठीक है, 2020 में कब मनाया गया? 7 मई को। तो जरूरी नहीं है इससे पहले साल या इससे आने वाले साल को भी है 7 मई को मनाया जाए, इसकी तारीख बदल दी जाती है। ठीक है, लेकिन महीना जो रहता है मई का महीना रहता है। तारीख बदल दी गई और महीना कौन सा रह गया? मई का रह गया। अब बात करते हैं इसकी तारीख को बदलता कौन है? IAAF बदलता है, यानी कि ये जो वर्ल्ड एथलेटिक्स संस्था है वो इसकी तारीख को बदलती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1912 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? मोनाको में स्थित है। और फर्स्ट टाइम ये विश्व एथलेटिक्स डे कब मनाया गया था? तो 1996 को यह फर्स्ट टाइम बनाया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। वर्ष 2020 में सीमा सड़क संगठन ने अपना 60वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो कब मनाइए? 7 मई को। अगर मैं आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछने लगूं, आप अपने मन में ही आंसर देना, सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो आप देख सकते हो 7 मई 2020 को 60वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अगर 7 मई 2020 में से आप 60 वर्ष घटा दिए जाए तो आपको क्या प्राप्त होगा? आपको प्राप्त होगा 7 मई 1960। ठीक है, तो यानी कि 7 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके कार्य की बात करते हैं तो यह क्या कार्य करता है? ये PWD के तरह ही सड़क का निर्माण करता है। सिर्फ इसमें और इसमें अंतर सिर्फ इतना है, यह सीमा के साथ लगी हुई सड़कें, यानी कि जो अन्य देशों के साथ हमारी सीमा साझा होती है उनके साथ जो सड़कें लगती है उस सड़क का निर्माण कौन कराता है? सीमा सड़क संगठन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2020 की बुद्ध पूर्णिमा किस तारीख को मनाई गई है? यह 7 मई को मनाई गई है। यह कब मनाई जाती है? बैसाख पूर्णिमा के दिन को यह बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है, यानी बैसाख पूर्णिमा के दिन को यह बुद्ध पूर्णिमा बनाई जाती है। और यह मनाई क्यों जाती है? इसके मनाने का रीजन क्या है? मैं बताता हूँ आपको रीजन। इसका रीजन साफ सा क्या है? वैशाख पूर्णिमा को, यानी कि बैसाख पूर्णिमा को इनका जन्म हुआ था और वैशाख पूर्णिमा को ही इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही इनकी मृत्यु यानी कि महापरिनिर्वाण इनको मिला था। ठीक है, यह 2564वीं बुद्ध जन्म उत्सव मनाया गया है, यानी कि अब से वैशाख पूर्णिमा से 2564 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अगर आपको इस बुद्ध पूर्णिमा के बारे में या महात्मा बुद्ध जी के बारे में या बौद्ध धर्म से संबंधित पूरी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना। अगर कमेंट बॉक्स में 5 कमेंट इस वीडियो से रिलेटिव आ गए कि हाँ सर हमको वीडियो चाहिए, तब आपको वो वीडियो मिल जाएगी। उस वीडियो में आपको क्या प्राप्त होगा? उस वीडियो में आपको बौद्ध धर्म संबंधित, महात्मा बुद्ध संबंधित वनडे एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सब आपको डिटेल से करा दिए जाएंगे। मैं क्वेश्चन के फॉर्म में वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं पूरा का पूरा इनकी जीवनी पर वीडियो बनाऊंगा। उस जीवनी में मैं वो पॉइंट कवर करूंगा जो पॉइंट हमारे एग्जाम में या तो आ चुके हैं या आने वाले होंगे। ठीक है, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा।
इस बात की मैं बिल्कुल गारंटी ले सकता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, 15 या 20 मिनट की आपको वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने घर लाने के लिए किस नाम से एक सबसे बड़ी निकासी अभ्यास को शुरू किया है, जिसमें 14,800 भारतीय नागरिक कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे हुए हैं। तो इस ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन वंदे भारत मिशन। कल हमने इसी तरह का एक ऑपरेशन और पढ़ा था, उस ऑपरेशन का क्या नाम था? ऑपरेशन सेतु करके उसका नाम था। उसमें आपने देखा था कि समुद्री जहाजों की सहायता से अन्य देशों से फंसे हुए नागरिकों को अपने देश में लाया जा रहा था। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर क्या है। इसमें बाय एयर लाया जाएगा, यानी कि एयर फ्लाइट के थ्रू लाया जाएगा। इस क्वेश्चन पे बहुत सारी चर्चाएं हमें न्यूज चैनल पे और न्यूज पेपर पे देखने को मिल रही है। आज उन सारी समस्याओं का यानी कि तर्क वितर्क का मैं आपको सामना करना सिखाऊंगा। यानी कि सामना का मतलब मैं आपको ये सिखाऊंगा कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। मैं आपको सब कुछ इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, मुझे किसी प्रकार की कोई भी राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप लोग पढ़ रहे हो तो पढ़ने वाले बच्चों को किसी बात को भ्रम की स्थिति में नहीं ले जाना है। मैं आपको सिखाऊंगा जो पॉइंट बन रहे हैं कि इन लोगों को फ्री में लाया जा रहा है, इसका पैसा कौन देगा। नंबर दूसरा पॉइंट, इन लोगों के यहाँ पर आने पर अगर ये संक्रमित है तो क्या ये भारत को प्रभावित करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, सबके बारे में इसमें चर्चा करेंगे। बात करते हैं, पहली बात है ऑपरेशन वंदे भारत। ऑपरेशन वंदे भारत में जो एयर इंडिया इस्तेमाल की जाएगी, यानी कि जहाज है वो एयर इंडिया का इस्तेमाल किया जाएगा। और एयर इंडिया क्या काम करेगा? टोटल 64 फ्लाइट, कितनी फ्लाइट की बात करूं? 64 उड़ाने, यानी कि 64 हेलीकॉप्टर द्वारा विदेशों में जो भी देश में फंसे हुए हैं उनको अपने देश भारत लाया जाएगा। एयर इंडिया इस काम को करेगा। ठीक है, अब आपको मैं बताना चाहूंगा इन लोगों को फ्री में नहीं लाया जा रहा है। आप इस ऑपरेशन को गूगल पर डाल सकते हो। गूगल पर डालने पर आपको रेट लिस्ट भी निकल के आ जाएगी कि कौन से देश में कौन फंसा, यानी कौन से देश में कौन सी फ्लाइट जाएगी और टोटल कितनी फ्लाइट उस देश में जा रही है और कितना उनका रेट लिस्ट है। अगर उन्हें दिल्ली आना है तो उसका रेट अलग है, अगर उन्हें किसी और एयरपोर्ट पे जाना है तो उसका रेट अलग है। हर तरह का रेट फिक्स किया गया है। ठीक है, तो कोई राजनीति वाला मुद्दा नहीं बनता। अब भारत को इंटरनेशनल लेवल पर अपनी टिकरी नहीं करानी है, इसलिए भारत इस काम को जल्द ही खत्म कर लेगा। अब बात करते हैं उन लोगों को वहां से लाया कैसे जाएगा, किस प्रकार काम किया जाएगा ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। पहली बात, जब जो भी लेने के लिए उड़ाने ले जाएगा, वहां जाते ही जो वहां पर हमारे नागरिक फंसे हुए हैं उनका उसी एयरपोर्ट पर चेकअप किया जाएगा। उसी एयरपोर्ट पर उनका चेकअप किया जाएगा, थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। अगर उसमें कोरोना वायरस के लक्षण है तो उसको वहीं पर ही रोक दिया जाएगा, उसका वहीं पर इलाज कराया जाएगा और उन्हें बोला जाएगा आप अपना क्वारंटाइन पीरियड वहीं पर ही कंप्लीट करिए। ठीक है, नंबर 1। नंबर दूसरा, जिनको हम लेते हुए आएंगे उनके फोन में आरोग्य सेतु नामक मोबाइल ऐप डाउनलोड करना कंपलसरी हो जाएगा। आरोग्य सेतु नामक मोबाइल ऐप के बारे में आपको कई बार बता चुका हूँ। अगर फिर भी आपको जानना है तो मैं इसके बारे में शॉर्ट वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, देखो हमारा काम है पढ़ने के साथ साथ हमें नॉलेज को गेन करना है। दिन दुनिया में क्या हो रहा है हमें उसका पता होना चाहिए। आरोग्य सेतु नामक ऐप को डाउनलोड कराकर उनके साथ ही लोकेशन और यानी कि जीपीएस और ब्लूटूथ को ऑन कराया जाएगा, क्योंकि ये जो ऐप है लोकेशन और ब्लूटूथ ऑन को मांगता है और उसको ऑन करने पर ये मोबाइल ऐप वर्क करता है। ठीक है, जब ये लोग हमारे देश में आ जाएंगे तो आने के बाद उनको डायरेक्ट घर पर नहीं भेजा जाएगा। ऐसा नहीं बोला जाएगा कि जाओ आप अपने घर पे जाओ या जहाँ जिस सिटी में जाना है वहां पर रह सकते हो, नहीं। इन लोगों को 14 दिन के क्वारंटाइन पीरियड में इनको एक जगह दी जाएगी, यानी कि इनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। उसके बाद इनकी रिपोर्ट लगाई जाएगी, कोरोना की जांच होगी। अगर ये संक्रमित नहीं है तब जाके इनका क्वारंटाइन पीरियड कंप्लीट करने के बाद इनको घर भेजा जाएगा। अगर कोई किसी कारणवश संक्रमित है तो उसका इलाज किया जाएगा, उसको ऐसे ही घर नहीं भेजा जाएगा। तो इस बात से बिल्कुल भी चिंतित ना होइए कि ये देश में कोरोना फैला देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये क्वारंटाइन पीरियड कंप्लीट करने के बाद एक बिल्कुल प्रोसेस है गवर्नमेंट द्वारा, उसके बाद इनको घर भेजा जाएगा।
बात करते हैं एयर इंडिया की। आपको इसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री में अगर ले जाऊं तो आपको याद होगा एक मूवी आई थी जिसका नाम था एयरलिफ्ट। अक्षय कुमार की एक मूवी थी जिसका नाम था एयरलिफ्ट। एयरलिफ्ट फिल्म में आपको जो दिखाया गया है उसके बारे में जो जो सच्चाई है या हमारे एग्जाम में बन सकता है वो आपको बता देता हूँ। एयर इंडिया द्वारा विदेश में फंसे, कौन से विदेश में भाई? कुवैत में। कुवैत में उस टाइम लड़ाई चल रही थी और लड़ाई किसकी थी? कुवैत पर इराक ने हमला बोल दिया था अपने अधीन लेने के लिए। ठीक है, कुवैत पर इराक ने हमला बोल दिया था अपने अधीन लेने के लिए। उस कारण वहां पर इराक की मिलिट्री कुवैत में जा चुकी थी और कुवैत को अपने कब्जे में ले भी चुकी थी। ठीक है, अब हमारे वहां पर भारतीय फंस गए थे। लगभग मैं आपको बताऊं 1,11,800 भारतीयों को एयर इंडिया एयरलिफ्ट से लाई थी। ठीक है, 1,11,800 भारतीयों को एयर इंडिया एयरलिफ्ट से लाई थी। ये कब की बात है? 1990 में लाई थी। ठीक है, और ये जो रिकॉर्ड है ये हमारे देश से नहीं, गिनीज बुक और वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम दर्ज है कि एक बार में ऐसी स्थिति में एयर इंडिया ने अपने भारतीयों को एयरलिफ्ट से सहायता दी थी। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन के बारे में भली भांति से सब कुछ जान चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर प्लांट में कौन सी जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? स्टाइरिन गैस का रिसाव हुआ था। अब बात करते हैं ये एलजी पॉलीमर प्लांट, बात करते हैं एलजी की। एलजी ये वही एलजी है जो आप लोगों ने सुना होगा। किस प्रकार से सुना होगा? आप एलजी के टीवी खरीदते हो, एलजी के फ्रिज खरीदते हो, एलजी के मोबाइल भी आते हैं। ये वही एलजी की कंपनी है। ये वहां पर क्या काम कर रही थी? पॉलीमर प्लांट, यानी कि पॉलीमर का मतलब आप लोगों ने सुना होगा, केमिस्ट्री का वर्ड होता है पॉलीमर। पॉलीमर का मतलब बहुलक बनाने का काम करती थी। स्टेराइन एक एकलक है और इस स्टेराइन गैस से पॉलीमर का निर्माण होता है। ये पॉलीमर किस चीज में काम आता है? जैसे रबड़ हो गया, थर्माकोल के कप, प्लेट, गिलास आदि हो गए जो आप पार्टी, फंक्शन या शादियों में अटेंड करते हो कि थर्माकोल के गिलास आप देखते हो वहां पर। तो अब आपको इतना तो समझ में आ गया हो। अब बात करते हैं एलजी कंपनी की। ये एलजी कंपनी कहाँ की है? तो आपको बता दूं ये एलजी कंपनी जो है साउथ कोरिया की है। ठीक है, अब मैंने जिस तरह आपको पिछले क्वेश्चन में कुछ बताया है इसी तरह इस क्वेश्चन के बारे में एक हिस्ट्री से एक क्वेश्चन और बनता है जो एग्जाम में मल्टीपल टाइम आ चुका है। इसी आपने सुना भी होगा न्यूज में कि ये इस तरह का एक कांड है जिस तरह से भोपाल गैस त्रासदी कांड हुआ था। अब हम बात करते हैं भोपाल गैस त्रासदी कांड की। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी कांड कब हुआ था? 1984 में हुआ था। इसी प्रकार अगर इससे क्वेश्चन बनता है तो आप क्या बोलोगे? 2020 में हुआ था। वहां से कौन सी गैस निकली थी? वहां से जो गैस निकली थी मिथाइल आइसोसाइनाइड्स निकली थी। यहाँ पर कौन सी निकली है? स्टेराइन। देखो मैं आपको कोरिलेट करके चीजें समझा रहा हूँ ताकि इसमें और उसमें आप फर्क समझ सको और ये हाल ही की घटना है, इससे आप उसे जोड़ोगे तो अच्छे से क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाओगे। अब बात करते हैं उसमें तो हजारों लोग मारे गए थे, लेकिन इसमें मरने वालों की संख्या जो है 10-12 के लगभग, वो हजारों लोग अस्पताल में है। ठीक है, ऑक्सीजन मास्क उन पे लगा हुआ है। अब वो जो गैस थी हमारे पास मिथाइल आइसोसाइनाइड, उससे लड़ने के लिए सरकार के पास पर्याप्त साधन नहीं थे, यानी कि उससे निजात पाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त साधन नहीं थे। लेकिन इस स्टेराइन गैस से लड़ने के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन थे। जैसे ही सरकार को इस घटना के बारे में पता चला, सरकार ने आपातकालीन बैठक बुलाई और उसमें अपने कुछ मंत्री और वैज्ञानिकों को शामिल किया गया। वैज्ञानिकों ने सलाह दी कि इस गैस से हमको निजात पाने के लिए, इस गैस का प्रभाव कम करने के लिए हमें पीटीबीसी नामक केमिकल, कौन सा? पीटीबीसी नामक केमिकल को इस गैस के ऊपर छिड़कना पड़ेगा। इससे स्टाइरिन गैस की प्रतिक्रिया कम हो जाएगी। तब सरकार ने तुरंत ही गुजरात के पास स्थित दमन एयरपोर्ट से, कौन से? गुजरात के पास स्थित दमन एयरपोर्ट से इस केमिकल का ट्रांसपोर्ट विशाखापट्टनम में कराया गया और स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। हालांकि कुछ लोगों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो कांड नहीं हुआ जो भोपाल गैस त्रासदी कांड था। ठीक है, इसको नियंत्रण में लिया गया। अब आप इस क्वेश्चन के बारे में और उस क्वेश्चन के बारे में ठीक ठाक प्रकार से जान चुके होंगे। अब बात करते हैं ये गैस लीक हुई किस प्रकार से। तो आपको बता दें 14 दिन से यानी 40 दिन से लॉकडाउन चल रहा था, तो वर्कर जो थे अब्सेंट थे, जो इसको विश्लेषण करते थे इस प्लांट का, वो लोग अब्सेंट थे। सिर्फ आ कौन रहे थे? जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह खड़े होते हैं ना बाहर पर, चौकीदार वगैरह, वो ही लोग आ रहे थे। लेकिन जो अंदर काम करते हैं वर्कर और इसका विश्लेषण जो करते हैं
कंपनियों का, प्लांट का, वो लोग नहीं जा रहे थे। इस कारण इस गैस में दबाव बढ़ गया और दबाव बढ़ने के कारण इसमें रिसाव होने लगा। रिसाव जैसे हुआ ये गैस हवा में फैल गई और हवा के साथ घुलती हुई इसने लोगों पर वार किया। वार किस प्रकार से करती है? यह गैस तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, सांस लेने में अत्यधिक परेशानी करती है। तंत्रिका तंत्र को जैसे इसने प्रभावित करा और लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई, तो आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा कि ये लोग भागते भागते गिर जा रहे थे, या जैसे खड़े हैं तो खड़े खड़े भी गिर जा रहे थे, क्योंकि तंत्रिका तंत्र को यह प्रभावित करती है। यह एक गंधहीन गैस है। ठीक है, कौन सी गैस है? गंधहीन गैस है। तो अब आपको इस क्वेश्चन के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल चुकी होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य के निजी स्कूलों में लॉकडाउन अवधि के दौरान फीस में 50% तक की कमी करने का निर्णय लिया है? तो किसने निर्णय लिया है? मिजोरम सरकार ने लिया है। इस निर्णय में क्या है? इस निर्णय में यह हुआ है कि निजी स्कूलों में जो भी फीस थी उस फीस को 50% घटा दिया गया है। ठीक है, अगर किसी कारणवश अप्रैल में किसी अभिभावक ने पूरी फीस जमा कर दी गई है तो इन स्कूलों को बोला गया है आप मई में फीस नहीं लेंगे, यानी कि अप्रैल में अगर पूरी फीस जमा कर दी गई है तो 50% अप्रैल की और 50% मई की, तो मई में उनसे फीस नहीं ली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। IIT कानपुर ने किफायती वेंटिलेटर के विकास के लिए किस रक्षा क्षेत्र के उपक्रम के साथ हाथ मिलाया? तो ये किसके साथ हाथ मिलाया? भारत डायनेमिक्स के साथ हाथ मिलाया। बात करते हैं भारत डायनेमिक्स। भारत डायनेमिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हैदराबाद में, और उसके जो CMD है उनका नाम है सिद्धार्थ मिश्रा। क्या नाम है? सिद्धार्थ मिश्रा। इन दोनों ने मिलकर वेंटिलेटर को एक यानी कि लो बजट में किफायती दामों पर बनाने की बात करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए कब तक वार्षिक GST रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाई है? तो कब तक बढ़ाई है? सितंबर 2020। ठीक है, आर्थिक संकट को देखते हुए और कोरोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए सरकार ने इसकी डेट बढ़ा दी है, जिससे किसी को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया? ये चीन ने लॉन्च किया है। यह एक प्रकार का रॉकेट है, ये तो आपको क्वेश्चन में दिख गया होगा, लेकिन इस रॉकेट से काम क्या हो रहा है आपको बता देते हैं। चीन 2022 में मानव युक्त मिशन भेजेगा। ठीक है, चीन 2022 में मानव युक्त मिशन भेजेगा और उसकी प्रैक्टिस के लिए यह ट्रायल कर रहे हैं। हम लोग भी आपको पता है चंद्रयान भेजेंगे। ठीक है, चंद्रयान भेजने के साथ साथ हम लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हम मानव युक्त मिशन ऐसे ही बना के भेज देंगे, नहीं, उसके लिए हमें बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वहां का माहौल देखना पड़ेगा किस प्रकार क्या है, तब जाके हम अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भेज पाएंगे, क्योंकि हर एक की जान क्या हमारे लिए कीमती है। तो चीन भी इसी तरह का ये प्रयास कर रहा है, 2022 में ये भेजेगा और अभी से इसने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है। प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने हाल ही में लॉकडाउन के कारण परेशान लोगों को राहत के लिए 1610 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है? तो किस सरकार ने की है? कर्नाटक सरकार ने की है। यह कर्नाटक सरकार ने लॉकडाउन या कोरोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए 1610 रुपए का करोड़ के पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज में क्या क्या बोला गया है? धोबी, नाई और टैक्सी चालक को 5000 रुपए दिए जाएंगे और निर्माण श्रमिकों को 3000 रुपए दिए जाएंगे, और किसानों को अगर कोई नुकसान हुआ है फसल में तो उन्हें 25000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दिए जाएंगे, और मैक्सिमम रेंज इन्होंने 1 हेक्टेयर वालों के लिए यह नुकसान की राशि बनाई है। और MSME के जो हमारी कंपनी होती है MSME की, उनको उनका 2 माह का बिल माफ किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने scholarships.government.in ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की है? तो किसने शुरुआत की है? ये त्रिपुरा ने शुरुआत की है। इसका मतलब क्या है तो आपको बता देते हैं। स्मार्टफोन के अनुदान के लिए, क्या बोल रहा हूँ, स्मार्टफोन के अनुदान के लिए कॉलेज या विश्वविद्यालयों के आखिरी वर्ष के छात्रों को, यानी कि लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स को 5000 रुपए की सहायता दी जाएगी, जिससे वो स्मार्टफोन खरीद सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के अवसर पर गुरुदेव जर्नी ऑफ द मैस्ट्रो थ्रू हिज विजुअल वोकेबलरी
नामक वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो कब आयोजन किया, कौन सी जयंती है इनकी? 159 यानी कि 159वीं इनकी ये जयंती मनाई गई है। अगर बात करता हूँ तो इनका जन्म कब हुआ था, तो आपको बताया ना, इनका जन्म 1961 में हुआ था। ठीक है, अभी हमने घटाई दी चीजें। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1961 में, 7 मई 1961 में इनका जन्म कोलकाता में हुआ था। अगर आपको इनकी जयंती का शीर्षक या थीम पूछ ली जाए तो ये थीम ही लिखी मैंने, गुरुदेव जर्नी ऑफ द मैस्ट्रो थ्रू हिज विजुअल वोकेबुलरी। ठीक है, ये आपकी थीम का ही काम करेगी। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा आभासी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अगर मैं आपसे पूछने लगूं, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य में नोबेल पाने वाले प्रथम भारतीय बने हैं, तो उनको ये किस सन में मिला था? यानी कि 1913 में इन्हें साहित्य नोबेल दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको आज कमेंट में एक आंसर देना है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को टैगोर की उपाधि किसने दी थी, और यही वो टैगोर साहब है जिन्होंने जन गण मन की रचना की थी। तो आपका क्वेश्चन क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर को टैगोर की उपाधि किसने दी थी? आंसर लिखना मत भूलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया? मुस्तफा अल कदीमी को नियुक्त किया गया है। अब आप लोग देख रहे होंगे नियुक्त किया गया है लिखा है, चुना गया नहीं है, क्योंकि वहाँ की जो संसद है वह संसद ही डिसाइड करती है किसे प्रधानमंत्री बनाना है। ठीक है, किसे प्रधानमंत्री बनाना है। तो ये वही इराक है जहाँ से मैंने आपको बताया था एयरलिफ्ट से वो निकाले गए थे। ठीक है, तो आपको बताना चाहूंगा इराक की जो राजधानी है वो बगदाद है, और जो मुद्रा है वो दिनार है। जो राष्ट्रपति है उनका नाम है बरहम सली। राष्ट्रपति कौन है? बरहम सली। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में दलित एजिमलाई का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? वह राजनेता थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री दलित एजिमलाई का चेन्नई में निधन हो गया है। 1998 या 99 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में यह केंद्रीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के स्वतंत्र प्रभार के मंत्री रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 से लड़ने के लिए कौन सा अधिनियम लागू करने को कहा है? ये कौन सा नियम है? महामारी रोग अधिनियम। अब आपको बताएंगे महामारी रोग अधिनियम कब आया था और अब इसको लागू करने का मुद्दा क्या है कि इसको लागू करना चाह रहे हैं। ठीक है, महामारी अधिनियम रोग अधिनियम यह 1897 में आया था। यह उस समय आया था जब भारत में प्लेग फैला था। ठीक है, जब भारत में प्लेग फैला था तो ब्रिटिश शासन जो यहाँ पर शासन कर रही थी, ब्रिटिश सरकार ने यह अधिनियम जारी किया था 1897 में प्लेग के कारण। ठीक है, अब आपको ये समझ में आएगा यह अधिनियम कब आया था, किस कारण से आया था। अब इसमें क्या चीजें निकाली है? केंद्र सरकार ने राज्यों को या केंद्र शासित प्रदेशों को बोला है कि आप अपनी तरफ से कोई भी वहां पर कठिन या दंडात्मक प्रक्रिया अपना सकते हो। जैसे पहले आपको पता है अगर कहीं पर भी कोई भी लगता था तो क्या करते थे, 5 से अधिक संख्या में इकट्ठे कोई भी व्यक्ति होता है तो उन पर 144 धारा लगा दी जाती थी। लेकिन अब केंद्र सरकार ने बोला 144 धारा के साथ साथ आप खुद भी दंड को निर्धारित कर सकते हैं कि आपको क्या दंड रखना है। इसी प्रकार से क्या होता, स्वास्थ्य कर्मी से अभद्र व्यवहार करने पर 6 माह की सजा, कम से कम 6 माह की सजा और अधिकतम 7 वर्ष की सजा सुनाई जानी भी थी। ठीक है, और हर्जाना कितना लगता था इनको? अगर आप स्वास्थ्य कर्मी के साथ अभद्र व्यवहार करोगे तो जुर्माना कम से कम 50,000 और ज्यादा से ज्यादा 2 लाख तक भी लग सकता है। अब आपको इस क्वेश्चन के बारे में पूर्ण जानकारी मिल चुकी होगी। देखो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे पहली बात तो लाइक करिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। ठीक है, मैंने आपको दोबारा याद दिलाता हूँ महात्मा बुद्ध जी के बारे में। अगर आपको वीडियो बनानी है तो कमेंट करिए। ठीक है, मैं आपको अच्छे से वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच।